चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इसके पहले जो क्लास लिया था उसमें बताया था शिक्षण कौशल। ठीक है, शिक्षण कौशल किसे कहते हैं उसका हमने थोड़ा सा अर्थ देखा था, परिभाषाएं भी मैंने बताया था आप लोगों को। और जो उसके अंतर्गत आप लोगों ने एलन महोदय और रायन महोदय ने शिक्षण कौशल को लगभग 13 भागों में विभक्त किया था या 13 कौशलों को बताया था, वो हमने चर्चा किया था आप लोगों के सामने। आज मैं जो आप लोगों को उन 13 कौशलों में से जो पहला कौशल है जिसका नाम है उद्देश्य लेखन कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उद्देश्य लेखन कौशल होता क्या है। ठीक है, तो ये मार्कर हल्का चल रहा है, इसको लेते हैं। तो इसमें अगर थोड़े से इसके प्रस्तावना की बात किया जाए ना, तो अगर समझ में आता है हमें उद्देश्य लेखन कौशल का कि मनुष्य का जो कार्य होता है, मनुष्य का जो कार्य होता है किसी भी उद्देश्य को या किसी उद्देश्य के लिए निर्मित होता है या किया जाता है। ठीक है, शिक्षण भी एक कार्य है, उसी तरीके से शिक्षण भी क्या है, एक कार्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कार्य है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं या कह सकते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण जो प्रशासकीय शैक्षिक प्रबंधन द्वारा किया जाता है, शैक्षिक प्रबंधन या संगठन के द्वारा, संगठन करते हैं ना, करते हैं, उन्हीं जो उद्देश्यों को, उन्हीं उद्देश्यों को केंद्रीकरण मानकर शिक्षा की जो संपूर्ण ढांचा होती है, ठीक है, संपूर्ण ढांचा या कह सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक होता है, पाठ्य पुस्तक हो गया, या जिसमें पाठ्यक्रम भी, पहले पाठ्यक्रम ही आएगा तो पाठ्यक्रम हो गया, संपूर्ण सहायक सामग्री हो गई, विद्यालय हो गया ना, विद्यालय हो गया। इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि मनुष्य का कार्य किसी उद्देश्य के लिए निर्मित होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा रहता है ना, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य कोई न कोई कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षण भी क्या है, एक कार्य है, और उस कार्य का एक उद्देश्य होता है। शिक्षा व्यवस्था क्या उद्देश्य होता है,
वो उद्देश्य होता है शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण किया गया है, किसके द्वारा? प्रशासकीय शैक्षिक संगठन के द्वारा जो निर्धारण किया गया है, उन्हीं उद्देश्यों को केंद्र मान करके जो पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ्यक्रम है, जो विद्यालय में चलाई गई सामग्री या शिक्षण को सहायक बनाने के लिए जो सामग्री है ना, उन सामग्रियों को सही ढंग से उपयोग करके शिक्षण प्रदान करना कहीं ना कहीं ये मुख्य उद्देश्य होता है एक शिक्षक का ना। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप देखे होंगे कि शिक्षक बखूबी उसका इस्तेमाल करता है। और उसके साथ साथ आप देखे होंगे, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो कक्ष में आप देखेंगे तो जो शिक्षा योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए ना, शिक्षा की जो प्लानिंग की जाती है, तो शिक्षा योजनाओं या योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ना, क्रियान्वयन या कह सकते हैं क्रियान्वयन करते समय जो उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सामान्य उद्देश्य कहते हैं। किसी भी योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय जो भी उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं ना, उन्हीं उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? सामान्य उद्देश्य कहते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं ना। और आप देखे होंगे कि बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जो प्रशिक्षण लेते हैं छात्र या छात्राएं, उनको आप देखेंगे कि जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में कक्षा के जो शिक्षण स्तर हेतु जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो किसी भी एक विषय का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब किसी भी एक विषय का वो शिक्षण करने के लिए आते हैं तो उसके लिए सामान्य उद्देश्य का लेखन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? और ये लेखन का कार्य कौन बताता है? कक्षा का शिक्षक लेखन का कार्य बताता है, जो हर एक विषय के लिए अलग अलग कह सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य बनाए जाते हैं। लेकिन ये सामान्य उद्देश्य अगर हम हिंदी का बना रहे हैं, विषय आपका अगर हिंदी है, तो इस हिंदी विषय के लिए सामान्य उद्देश्य आगे भी वही रहते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। तो जिस भी विषय का हम सामान्य उद्देश्य बनाते हैं या लेखन करते हैं, तो लेखन करते समय या उसका विषय पढ़ाते समय हमारे दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि हम इन उद्देश्यों को, कौन से उद्देश्यों को? जो हमने उद्देश्य निश्चित किया है, उस उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए। ये टीचर लेखन करते समय ये निर्धारित कर लेता है। तो हर एक विषय का क्या बनता है? सामान्य उद्देश्य बनता है। और वो सामान्य उद्देश्य बनाने का ज्ञान कौन देता है? जो कक्षा अध्यापक होता है, वो शिक्षणार्थी को कहीं ना कहीं सामान्य उद्देश्य बनाने का ज्ञान देता है। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके पश्चात आता है आपका, ये तो सामान्य उद्देश्य हो गया जो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो सामान्य उद्देश्य बनते हैं वो विषय से संबंधित बनते हैं। ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि विशिष्ट उद्देश्य ना, तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो सामान्य उद्देश्य के बाद ही बनाए जाते हैं या निर्माण किए जाते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य को पाठ योजनाओं में लिखा जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं,
सबसे पहले पाठ्य योजना का जब निर्माण करते हैं तो उस पाठ्य योजना का निर्माण करते समय इन विशिष्ट उद्देश्यों को लिखा जाता है और विशिष्ट उद्देश्य पाठ्य वस्तु से संबंधित होते हैं। पाठ्य वस्तु का मतलब यहाँ पर जो भी हम प्रकरण लेके आते हैं या अंग्रेजी में इसको टॉपिक कहते हैं, वो टॉपिक से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं विशिष्ट उद्देश्य निर्मित किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसको बोल सकते हैं कि ये अंशकालिक होता है। क्या होता है? अंशकालिक होता है। या कह सकते हैं कि ये पाठ्य वस्तु बदलने के साथ साथ क्या होता है, ये विशिष्ट उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाता है। एक टॉपिक के लिए अपना एक विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और जहां ये प्रकरण चेंज हुआ ठीक उसी प्रकार से ये विशिष्ट उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक कालांश के लिए या एक अध्याय के लिए आप कुछ निर्धारित आप क्या करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जहां वो टॉपिक चेंज हो गया तब आप क्या करेंगे, विशिष्ट उद्देश्य भी आप चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, अंशकालिक होता है या एक टॉपिक के लिए ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब उसके पश्चात ये कौन निर्माण करता है, तो ये कक्षा अध्यापक जो पढ़ाने के लिए आता है वही निर्धारित करता है। ठीक है, या कह सकते ये अध्यापक अगर अभी लगेगा तो यहाँ पे कक्षा अध्यापक निर्मित करता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आती हैं कि जो सामान्य उद्देश्य बनता है वो विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जो कि कौन बताता है, तो प्यारे बच्चों सामान्य उद्देश्य जो है वो आपके कक्षा के टीचर बताते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे हिंदी का हो गया, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी से विषय से संबंधित जो जानकारी देगा वो कक्षा का अध्यापक देगा आपको सामान्य उद्देश्य लिखने की। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि विषय से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित बच्चों को जानकारी प्रदान करना, ठीक है, ये कौन करेगा, कक्षा का अध्यापक करेगा। हिंदी विषय से संबंधित आए शब्दों से परिचित कराना कौन कराएगा, कक्षा का अध्यापक कराएगा। ठीक है, हिंदी विषय में गद्य पद्य से कर लीजिए रचयिता या फिर कवियों से परिचित कराना कौन कराएगा, कक्षा अध्यापक कराएगा। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य जो होता है वो लिखने का कार्य कौन करता है, कक्षा अध्यापक करता है। ठीक है, प्रकरण जो होता है, प्रकरण से संबंधित जो विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा बनाए जाते हैं और ये टॉपिक के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ये सामान्य उद्देश्य परिवर्तित नहीं होते हैं। जिस विषय का आप पढ़ाएंगे ये सामान्य उद्देश्य उस विषय में कंटिन्यू वहीं बने रहेंगे। एक बार आपने लिख दिया फिर वो परिवर्तित नहीं होंगे उस विषय के लिए। अगर आप दूसरा विषय पढ़ाए जाएंगे तब उसके लिए दूसरा सामान्य उद्देश्य बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सामान्य उद्देश्य नहीं परिवर्तित होगा। लेकिन प्रकरण क्या होता है, दूसरा जहां भी आप टॉपिक लेकर के आते हैं वो आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अंशकालिक होता है, एक कालांश के लिए ही होता है या एक कक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एक कालांश के लिए ही निर्धारित किया जाता है। इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आया। और ये जो विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण इसलिए किया जाता है जूनियर कक्षाओं में बच्चों के लिए, ताकि हम जो सामान्य उद्देश्य है उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विशिष्ट उद्देश्य ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस उद्देश्य लेखन कौशल के मुख्यतः दो स्वरूप बताए गए हैं। ठीक है, पहला जो स्वरूप है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बर्ट के 5 पदों पर आधारित
पद्धति। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा जो है वो शिक्षा के व्यवहारिक पदों पर आधारित पद्धति। ठीक है, ये दो तरीके के बताए गए हैं। अगर इसमें मैं पहले की बात करूं, ठीक है, तो ये जो पद्धति होती है कौन सी, हर्बर्ट के द्वारा जो पद्धति है, तो यह पद्धति पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमानों पर आधारित होता है। देखिए, इसलिए आधारित होता है ये पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमानों पर, क्योंकि इसमें जो शिक्षा का मुख्यतः जो उद्देश्य होता है वो बालकों के क्या होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, वह बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए होता है ना, यहाँ ज्ञान में वृद्धि करना होता है। ठीक, इस पद्धति में विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो बहुत ही संक्षिप्त होता है, बहुत ही सारगर्भित होता है, और कह सकते हैं कि जब ये हर्बर्ट द्वारा जो आधारित पद्धति है, इसमें जो टीचर आता है तो एक दो शब्दों में ही क्या करता है, बोल करके शिक्षण उद्देश्यों को प्रकट करने का काम करता है। तो ये जो प्रतिमान होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, छोटे टर्म के लिए अपनाए जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं शिक्षा के व्यवहारिक पदों पर आधारित जो पद्धति है, अगर उस पद्धति की हम अगर बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि जो शिक्षा की व्यवहारिकता होती है वो क्या होती है, व्यापक होती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञान वृद्धि करना नहीं होता है, बल्कि उनके चिंतन में वृद्धि करना होता है, उनके सृजनात्मकता में वृद्धि करना होता है, उनके रचनात्मकता में वृद्धि करना होता है, और ऐसे गुणों का समावेश करना होता है जिससे कि बच्चा क्या हो, उनमें सामाजिकता का डेवलपमेंट हो, जिसकी सहायता से वो समाज में अपने आप को समायोजन स्थापित करने में सहायता स्थापित करे, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो, वो राष्ट्र के उच्च नागरिकों का निर्माण कर सके। ऐसी शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं व्यवहारिक पदों पर आधारित होती है। इसमें आप देखेंगे तो स्वयं को समायोजित करने की योग्यता विकसित हो जाती है, समाज में एक उपयोगी स्थान प्राप्त करने की कह सकते हैं प्रबलता आ जाती है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो इसका उद्देश्य होता है वो बालकों में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से सीखने के लिए बच्चों को समायोजित स्थापित करना सिखाती है। और इसकी सफलता तभी निर्धारित हो पाती है जब वो व्यवहारिकता पर आधारित होता है। इसमें नियम और सिद्धांत तो हो ही, उसके साथ साथ उनका व्यवहारिक पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब बच्चों को क्या किया जाए, उनके हाव भाव का समय समय पर अध्ययन किया जाए, भाव भंगिमाओं पर अध्ययन किया जाए, उनके तर्क वितर्क, इवैल्यूएशन, आकलन, सारे पक्षों का कहीं ना कहीं चेक किया जाए, या कह सकते हैं कि उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का डेवलपमेंट किया जाए, तभी हम कह सकते हैं कि ये व्यापकता आएगी। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों दो प्रकार की पद्धतियाँ। ठीक, अब उसके पश्चात अगर देखा जाता है तो शिक्षण जो उद्देश्य लेखन कौशल है शिक्षण में,
उस पे एक BS कुलश्रेष्ठ महोदय हैं, इसको डिफाइन करने का काम करते हैं। कुलश्रेष्ठ, ठीक है। अब कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि व्यवहारिक पदों को लिखे जाने, लिख दे रहे हैं, व्यवहारिक पदों को लिखे जाने वाली पद्धति को व्यवहारिकता या व्यवहारिक, यहाँ सिर्फ क्या है, पदों ना, व्यवहारिक पद्धति कहते हैं। जिसमें छात्र के सुनने, समझने, जानने और सोचने का अनुभव पर निर्भर करता है। जानने, सोचने व अनुभव को कह सकते हैं देखा जाता है, देखा जाता है, कुलश्रेष्ठ महोदय कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य लेखन क्या है, व्यवहारिक पदों को लिखे जाने वाली पद्धति को व्यवहारिक पद्धति कहते हैं, जिसमें छात्र के सुनने, समझने, जानने, सोचने व अनुभव को देखा जाता है, ठीक है। अब एक इसी में बात आ जाती है उसके बाद ब्लूम महोदय की, ठीक है। प्रोफेसर ब्लूम महोदय हैं। ब्लूम ने क्या किया था कि ब्लूम ने सबसे पहले उद्देश्यों की विवेचना किया और उद्देश्यों की विवेचना करके प्रोफेसर ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी, इसी की क्या किया है, विवेचना किया है, और उन्होंने इसी के आधार पे क्या किया है, एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये इनके पुस्तक का नाम है। और ये सन 1956 ईस्वी में आया था। और ब्लूम महोदय ने इसी उद्देश्यों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भाग थे भाई इसके, 3 भागों में विभाजित किया, या 3 प्रकार इसके बताए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है मुख्यतः वो 3 भागों में है। कौन कौन से भाई, पहला है आप लोगों का बोला जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, उसके बाद दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव बोलते हैं, इफेक्टिव बोलते हैं, और इसको कनेक्टिव बोलते हैं। ये 3 पक्षों में इसको विभाजित किया है, और इन 3 पक्षों को मुख्यतः 6 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। अब इसके एक एक पक्ष को देखते हैं कि मुख्यतः ब्लूम ने कितने भागों में इसको विभाजित करने का काम किया है। इसको बोलते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जिसमें पहला है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, या फिर हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान पक्ष, दूसरा है बोध पक्ष,
और तीसरा है प्रयोग पक्ष, ठीक है, या प्रयोगात्मक भी बोलते हैं, प्रयोग पक्ष। और चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, और छठा है आपका मूल्यांकन। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्लूम ने क्या किया, इसको 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों को क्या किया, 6 भागों में विभाजित किया। तो संज्ञानात्मक पक्ष के ये 6 भाग कौन कौन से हैं, ज्ञान स्तर, बोध स्तर, प्रयोग स्तर, विश्लेषण स्तर, संश्लेषण स्तर, मूल्यांकन स्तर। यहाँ से यहाँ तक निम्न स्तर माना जाता है और यहाँ से यहाँ तक क्या माना जाता है, इवैल्यूएशन का उच्च स्तर माना जाता है। विश्लेषण से लेकर के मूल्यांकन तक क्या माना जाता है, उच्च स्तर माना जाता है। इसी को जब आगे बढ़ेंगे, एक आते हैं RCM आता है, ठीक है, RCEM, ठीक, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके बाद मेगर भी हैं, ठीक। तो बहुत सारे राइटर हैं, पहले इसके ब्लूम की टेक्सोनॉमी की चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में इसको बताते हैं। तो ये लोग भी इसी पे बात करते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो पक्ष है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष में प्यारे बच्चों देखेंगे, जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहण करना, क्या है, ग्रहण करना। दूसरा है आपका अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग ना, और तीसरा है मूल्यन, या कहीं कहीं आप देखेंगे अनुमूल्यन भी बोला जाता है इसको। उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण, पांचवा है संगठन, ठीक, और छठा है चरित्रीकरण, चरित्रीकरण। ये मुख्यतः 6 भाग इसके हो गए, ठीक है। इसको देख लीजिए, ग्रहण करना, अनुक्रिया, मूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, संगठन और चरित्रीकरण, ये हो गए। अब लास्ट का देख लेते हैं, या यहीं पे बता दें आपके सामने, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक पक्ष, ठीक, जिसमें पहला है आपका उत्तेजना, ठीक है, दूसरा है आपका अनुकरण। इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि ब्लूम की टेक्सोनॉमी आगे चल करके बहुत उपयोगी होता है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको देखते चलिए, ठीक है। तीसरा है कार्यवाही, ठीक, चौथा है समन्वय, चौथा समन्वय हो गया। उसके बाद पांचवा है नियंत्रण, दिख रहा है ना यहाँ तक सबको। उसके बाद छठा है आदतों का निर्माण। ये पूरे के पूरे क्या हैं, ये आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ब्लूम की टेक्सोनॉमी, जिसमें ब्लूम ने क्या किया है, प्रत्येक भागों को 6 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। तो ब्लूम ने क्या किया, व्यवहारिक पक्षों को, शिक्षण के अनुसार व्यवहारिक पक्षों को 3 पक्षों में क्या किया है, विभाजित किया है, और इसी के आधार पे व्यवहारों को वांछित परिवर्तन लाया जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ब्लूम के सहयोगी जो रहे हैं, रॉबर्ट मेगर रहे हैं, आगे उनका भी पढ़ेंगे हम लोग, नाम आता है फिर रॉबर्ट मेगर का। मेगर हैं, मेगर का लेसन प्लान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद हैं क्रथवाल महोदय, ये उनके सहयोगी हैं। एक आध राइटर और नाम आता है, मसियो करके हैं, वो भी राइटर का नाम आता है, इन्हीं के सहयोगी रहे हैं मसियो, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है। मेगर की अगर बात करें तो व्यवहारिक पक्ष से लेखन की जब बात करते हैं
तो भावात्मक पक्षों पर रॉबर्ट मेगर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है और संज्ञानात्मक पक्षों को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। क्रथवाल की जब बात करते हैं तो क्रथवाल ने क्रियात्मक पक्षों का बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, जितना कि कह सकते हैं ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष का सही ढंग से उतना स्पष्टीकरण नहीं किया, लेकिन क्रथवाल ने कहीं ना कहीं क्रियात्मक पक्षों का बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक लेखन का काम किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि रॉबर्ट मेगर का जो लेसन प्लान होता है लेखन के रूप में जो लिखा जाता है वो रॉबर्ट मेगर का बहुत अच्छा माना जाता है, या आरसीएम का बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लूम के अनुसार आप टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, आप संज्ञानात्मक स्तर अच्छा माना जाता है ब्लूम का। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से लेखन की जब बात करते हैं तो भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में ब्लूम ने उतना अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। ठीक है, ये है पूरा इसका विवरण। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप देखेंगे तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से उसको बताने का काम किया है। जैसे हमने नाम लिया था मेगर का ही प्यारे बच्चों, तो मेगर रॉबर्ट मेगर ने केवल ज्ञानात्मक भावात्मक के जो पक्ष थे, या कह सकते हैं जो क्रिया सूचक शब्दावली होते हैं ना, शब्दावली, उसका प्रयोग मेगर ने क्या किया है, अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। लेकिन किसका छोड़ दिया, उसका संज्ञानात्मक का किया है ना, संज्ञानात्मक का व्यवहारिक पक्ष लेखन अच्छे तरीके से किया है, और भावात्मक पक्ष का, या बोल सकते हैं बोधात्मक ना, भावात्मक ही लिखते हैं, भावात्मक पक्ष का मेगर ने किया। लेकिन यही जब बात आती है किसकी, क्रथवाल महोदय का, तो क्रथवाल ने क्या किया है, क्रियात्मक पक्ष का व्यवहारिक लेखन अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। उसके बाद क्रियाओं का अगर निश्चित वर्गीकरण की बात करते हैं तो निश्चित वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि कठिनाई देखने को मिलता है, और उस कठिनाइयों को देखते हुए उसके बाद नाम आता है RCEM। ठीक है, इसको बताने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को RCM के बारे में बता देता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, देखो मैं बता रहा था आप लोगों को RCEM ना, इसका होता है जो फुल फॉर्म है उसको लिख लीजिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रोफेसर ब्लूम महोदय ने और मेगर महोदय ने जो सारणी दी थी, आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक का, भावात्मक का, तो विश्लेषण करके व्यवहारिक उद्देश्यों को 4 खंडों में विभाजित करने का जो काम किया है वो किसने किया है, RCEM ने किया है, या कह सकते हैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर जो है उसने ये काम किया है, विश्लेषित करके व्यवहारिक रूप देने का काम किया है वो RCEM ने। ठीक है, तो इसके कह सकते हैं कि इसने क्या किया है, 4 खंडों में इसको विभाजित करने का काम किया है, 4 खंडों में इसको क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक है, अब ये 4 खंड हैं कौन कौन से, तो जो 4 खंड का नाम आता है उसमें सबसे पहला नाम आता है ज्ञान का, दूसरा नाम आता है आपका बोध का, तीसरा नाम आता है आपका प्रयोग का, और उसके बाद आता है चौथा नाम आपका सृजनात्मकता। ठीक है, अब इन्हीं चारों खंडों को RCEM ने 17 खंडों में या 17 कह सकते हैं भागों में इसको विभाजित करने का काम किया हुआ है। ठीक है, और इसके कार्य जो सूचक शब्दावली हैं उससे भी परिचित कराने का काम कहीं ना कहीं किया है। तो एक एक भाग को लेते हैं और उसके अंतर्गत बताते हैं कि क्या क्या शब्दावली का प्रयोग या
क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जिसमें पहला है आप लोगों का 4 खंडों में पहला क्या है, बोध है ना। बोध के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें देखा जाता है कि बच्चे के अंतर्गत जब कोई भी विषय वस्तु का हम जानकारी देते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे पहले बोध नहीं है, पहले ज्ञान स्तर है, ठीक है, मेमोरी लेवल ना। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, प्रत्यास्मरण रिकॉल करना सीख लेता है, प्रत्यास्मरण करना, ठीक है। परिभाषा देना सीख लेता है, किसी भी चीज़ को बताएंगे वो रट करके परिभाषित कर लेगा। अभिज्ञान हो जाता है उसको, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो टीचर पढ़ाता है उसका ज्ञान उसको हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो है बोध ना। तो बोध के अंतर्गत देखेंगे तो वो दो चीज़ों में संबंध करना उसको आ जाता है, या संबंध देखना आ जाता है, संबंध देखना उसको आ जाता है, ठीक है। वर्गीकरण करना यहाँ पर उसको आ जाता है, वर्गीकरण करना आ जाएगा, सामान्यीकरण करना आ जाएगा, सामान्यीकरण करना आ जाएगा। बोलते हैं अर्थापन या अर्थ निकाल लेता है, अर्थापन करना आ जाता है, ठीक, करना। भेद करना या अंतर करना आ जाता है उसको, दो शब्दावलियों के बीच में। उदाहरण दे लेता है यहाँ पर बच्चा, उदाहरण देना भी आ जाता है। पुष्टि करना भी आ जाता है। ये चीज़ें बोध के अंतर्गत आती हैं, या बच्चा वहाँ पे समझ अपनी विकसित कर लेता है। मैं इसका डिटेलिंग थोड़ा सा बताऊंगा, पहले मैं उन क्रिया सूचक शब्दावली से मैं आप लोगों को परिचय करा दूं। तीसरा है प्रयोग, ठीक है। तो प्रयोग के अंतर्गत यहाँ पे परिकल्पना का निर्माण करना बच्चों के अंतर्गत आ जाता है, परिकल्पना निर्माण, ठीक है। उसके साथ साथ पूर्व कथन करना आ जाता है, पूर्व कथन, ठीक। निष्कर्ष निकाल लेते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष निकालना आ जाता है, तर्क करना आ जाता है, और परिकल्पना का प्रतिपादन करना आ जाता है, परिकल्पना प्रतिपादन। ये इस प्रयोग में के अंतर्गत कहीं ना कहीं बच्चे करना सीख जाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चौथा सृजनात्मकता। कुछ नई चीज़ों का निर्माण करना कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे 3 चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं ब्लूम ने अपने ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो लास्ट के जो हमने बताया था ना कि उच्च स्तर माना जाता है, जिसमें 3 बातें आती थी, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो आरसीएम ने क्या किया है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही वहाँ के जो उच्च इवैल्यूएशन के तरीके होते हैं उसी को, या आकलन के तरीके होते हैं उसी को अपने सृजनात्मकता के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो इसके अंतर्गत विश्लेषण करना बच्चों को आ जाता है, संश्लेषण करना बच्चों को आ जाता है, और मूल्यांकन करना आ जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पक्ष हो जाते हैं। अब कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ज्ञान में अगर आप देखेंगे तो बच्चा यहाँ पर परिभाषा देना सीख जाता है, ठीक है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप जब डिफाइन कर लेते हैं तो उसको रट, मेमोरी लेवल है, तो यहाँ पे बच्चा उस चीज़ों को, तथ्यों को क्या करता है, याद कर लेता है, रट लेता है, बिल्कुल ठीक है। तो रट करके अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करने की बात वो कर लेता है। अच्छा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इसके कीवर्ड से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपके नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसका मैं जो क्रिया सूचक तत्व है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वो जान ले पाता है या कर पाता है, मैं उसको अलग से एक क्लास आपको लेकर के बता दूंगा। वैसे मैंने कीवर्ड्स सारे लिख दिए हैं, जिसके आधार पे आप बना भी सकते हैं, नहीं बना पाएंगे तो मैंने एक वीडियो और ले लूँगा। उसके बाद है दूसरा जो पॉइंट मैंने अभी तो पहला ही बताया, जो हर्बर्ट महोदय के
थ्रू था ना। उसके बाद है दूसरा, व्यवहारिक उद्देश्यों के जो तत्व होते हैं उसको लेखन कैसे होगा। तो व्यवहारिक उद्देश्यों के तत्व, क्योंकि क्रिया सूचक अगर बताने लगेंगे तो ये पक्ष आपका छूट जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यवहारिक उद्देश्यों के जो तत्व की बात करते हैं तो यहाँ भी मुख्यतः 4 तत्व आते हैं आपके, ठीक है। अब उस 4 तत्वों में कौन कौन से मुख्यतः 4 तत्व हैं, तो पहला आपका ज्ञानात्मक आएगा, दूसरा आपका बोधात्मक है तत्व है, और तीसरा आपका प्रयोगात्मक है, ठीक है। चौथा जो तत्व आता है इसके अंतर्गत वो आपका है प्रयोगात्मक विश्लेषण। कौन सा है? प्रयोगात्मक विश्लेषण, सॉरी कौशलों की प्राप्ति है। प्रयोगात्मक विश्लेषण तो ये है कौशलों की प्राप्ति, ये चौथा है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो 2 तत्वों की बात की जाती है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि 2 तत्वों को और सम्मिलित किया जाता है इनके अंतर्गत, जिसको हम लोग एक तो बोलते हैं रुचि, दूसरा जो तत्व होता है उसको बोलते हैं अभिवृत्ति, ठीक है। ये अन्य 2 तत्व भी हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो शिक्षण का प्राथमिक तत्व ये माना जाता है, और इस तत्व के अंतर्गत जो विषय सामग्री होता है उस विषय सामग्री का सबसे पहले टीचर क्या करता है, बच्चों को ज्ञान कराता है। और इस जब ज्ञान कराता है तो इसके अंतर्गत जो बच्चे के विषय वस्तु से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे उस विषय वस्तु से संबंधित नियम हो गया, सिद्धांत हो गए, उदाहरण हो गए, संप्रत्यय हो गए, इन सब सारे चीज़ों को क्या करता है, परिचित कराता है। और उस अपने व्याख्या के माध्यम से जब पाठ प्रस्तुतिकरण करता है तो वो चाहता है कि बच्चे के अंतर्गत वो नियम सिद्धांत उसको पता चल जाए। नहीं चलता है तो कम से कम वो रट करके उसके बारे में उसकी जानकारी वो प्राप्त कर ले ना। तो बालक का जो ध्यान होता है वो शिक्षक की ओर ही होता है, जिसकी सहायता से शिक्षक चाहता है कि मेरी जो बातें हैं वो ध्यानपूर्वक सुन करके उसको वो क्या करे, प्रत्यास्मरण कर ले, मतलब रिकॉल कर ले, सुन ले, समझ ले, जान सके, ऐसी चीज़ें वो कर लेता है। तो उसी को क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। बोधात्मक में चीज़ें होती हैं कि ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक उद्देश्यों का दूसरा तत्व है, और दूसरे तत्व के अंतर्गत अवबोध का क्या कह सकते हैं कि विकास होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो छात्रों के अंतर्गत एक गहरी रुचि उत्पन्न की जाती है सीखने के लिए, जहाँ पर बच्चे का कह सकते हैं कि किसी भी तत्वों के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को रटवाया नहीं जाता है, यहाँ पर समझने पर बल दिया जाता है, तर्क करने पर बल दिया जाता है, और किसी भी पर्टिकुलर शब्द की व्याख्या करने पर जोर दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चे का क्या है, रटना नहीं है बल्कि समझना है, तर्क करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, स्वाध्याय करना है, ऐसी चीज़ों पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं बोधात्मक कौशलों का डेवलपमेंट कराया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बालक की जो जिज्ञासाएँ रहती है उन जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है, मतलब बच्चों के अंतर्गत जो पढ़ाते समय प्रश्नीकरण बन रहा है उन प्रश्नीकरण को पूछने का अवसर दिया जाता है, और टीचर उस प्रश्नीकरण को संतुष्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो ज्ञाता रहता है वो ज्ञान प्रदान करता है, और छात्र मौन होकर करके सिर्फ उसको सहमति व्यक्त करता है, सुनता है। वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, श्रोता के रूप में सिर्फ सुनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों की सहभागिता है, दोनों के बीच में अंतर क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो गहनता है वो ज़्यादा है शिक्षण में, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर क्रिया हो रही है, दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, संवाद हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चों के अंतर्गत आप देखेंगे तो तुलना करना, विभेद करना, अंतर करना, किसी पर्टिकुलर शब्द की व्याख्या करना आ जाता है, वर्गीकरण करना निर्माण आ जाता है, ये बहुत सारे तत्वों का विकास यहाँ पर आ जाता है।
ठीक है। अब जब तीसरे की बात करते हैं तो ये प्रयोगात्मक जो होता है, प्रयोगात्मक उद्देश्य ये तीसरा उद्देश्य होता है, और ये किसी भी कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान अर्जित करने की धारणा यहाँ पे होती है, और बच्चों को यहाँ भी तकनीकी की सहायता से तमाम नए नए तथ्यों से परिचित कराया जाता है। और एक कह सकते हैं प्रयोग करने की योग्यता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न की जाती है और बच्चा अपने तर्क क्षमता या फिर अपने आयु स्तर के अनुसार अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके उस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। ऐसी योग्यता यहाँ पे पैदा की जाती है। यहाँ पर नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, जिससे कि कह सकते हैं बच्चों के अंतर्गत एक नए चीज़ों का समावेश होता है या समस्या का समाधान करने का यहाँ पे विकास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसा दिया जाए कि जैसे मान लीजिए चुंबक दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि चुंबक दे करके किसी ध्रुव का पता लगाना हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जिसको तोड़ दिया गया और कह दिया गया कि उसको आप क्या करिए, अपने बुद्धि विवेक से इसको जोड़िए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति या कंडीशन रखी जाती है जिसको कि बच्चा क्या करता है, उस कंडीशंस का पहले अवलोकन करता है, अवलोकन करके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास यहाँ पे करता है। इसको बोलते हैं प्रयोगात्मक, ठीक है। और कौशलों की प्राप्ति, अब इन तीनों चीज़ों की क्या करता है, वो प्राप्ति करना चाहता है, किसके माध्यम से, कौशल के माध्यम, अपने स्किल के माध्यम से, ठीक है। तो अब सब और सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी तब तक ये प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये वेश होता है। यहीं से बच्चा क्या करता है, पहले आप देखे होंगे तो बच्चे आजकल क्या होता है, सांकेतिक रूप से सीखते हैं, संकेतों के माध्यम से या चित्रावली के माध्यम से। आजकल बच्चों को क्या किया जाता है, अगर क बनाना है तो इस तरीके से दिया रहता है, और बच्चों को क्या करना है, पहले भाषाई अगर विकास करना है तो सबसे पहले सांकेतिक रूप से उनको सिखाइए, ऐसे इस तरीके से, उनको इस तरीके से ऐसे सिखाया जाता है। फिर उसके बाद ना वो क्या करेंगे, पहले कोई भी चीज़ जब सिखाया जाएगा तो बच्चों को क्या किया जाता है, पहले सुनना सीखना चाहिए ना, पहले सुनेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे, सुनने के बाद बोलने की क्रिया है, बोलने के बाद क्या करेंगे, लिखें, उसके बाद वो पढ़ें। तो ये सीखने का क्रम चलता है। तो सबसे पहले जो ये क्रम है ये यहीं पे सिखाया जाता है, मेमोरी लेवल पे ना, ज्ञानात्मक अक्ष पे। उसके बाद कुछ चीज़ें इसकी भी क्या होती हैं, इस यहाँ पे जो तथ्य हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे का परिभाषा देना आता है यहाँ पर, या प्रत्यास्मरण, तो ये तथ्य इसमें भी सम्मिलित होते हैं। कुछ तथ्यों का इसमें भी सम्मिलित होना या होता है, क्योंकि बिना इसके सम्मिलित हुए आप ये नहीं सीख सकते और इसके बिना सम्मिलित हुए ये नहीं सीख सकते हैं। तो ये क्या होता है, कौशलों की प्राप्ति एक दूसरे से क्या होती है, मिली जुली रहती है, जिसके आधार पर अभ्यास के द्वारा ही वो सारी चीज़ें विकसित की जाती हैं। उसके पश्चात है रुचि। जब तक बच्चों को सीखने के लिए रुचि नहीं होगा तब तक आप सिखा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले कौशलों का डेवलपमेंट करने के लिए आप उनको मोटिवेशन के माध्यम से क्या करिए, उनके अंदर सीखने की रुचि पैदा करिए, तब ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ जो पॉइंट्स आपके छूट गए हैं मैं दूसरे वीडियो में ले लूँगा। इसके बाद है कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल के घटक, मैं उस पर बात करूंगा, जो आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, व्यवहारिक रूप से लिखना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो भाई।